भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसकी गूंज अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है। कई इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां भारत की इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव नजर आ रही हैं। इसीलिए उन्होंने हांगकांग को बीट किया, क्योंकि वो अपनी ये जो है आपका आईटी के अंदर भी वो इसीलिए बीट कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन साथ है। एजुकेशन साथ जो है वो इकोनॉमी को डील करते हैं। देखिए, मैं बैठा हूँ चाइना में, और चाइना में सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे 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 गिरते गिरते हमें लगता था ये पाताल लोक तक पहुंच गई है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। भारत का शेयर बाजार अब अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गया है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है नेशनलिज्म। उनके अंदर नेशनलिज्म बहुत है। बड़ी प्यारी बात किया। और नरेंद्र मोदी एक इंतहा पसंद हिंदू भी उसको कहते हैं, आपको पता है ये सारी दुनिया उसे कहती है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए और अपने लोगों के लिए जो है ना वो सिंसियर है। अब उसके नीचे भी कोई लोग है, वो भी वहां तक भी पहुंच गए जिसका हमने नाम भी सुना नहीं था। ये हालत है स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर, और भारत में रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अभी तो राम मंदिर बना है, अभी तो एक दिन निकला है राम मंदिर बनने के बाद। हमें पता था कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयरों का जॉइंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 22 जनवरी को बंद होने तक $4.33 ट्रिलियन यानी 359 लाख करोड़ पर पहुंच गया था, जबकि हांगकांग के स्टॉक मार्केट का कुल मार्केट कैप $4.29 ट्रिलियन। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, भारतीय शेयर मार्केट ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर लिस्टेड शेयर कंबाइन वैल्यू सोमवार को $4.33 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जबकि हांगकांग के लिए यह आंकड़ा $4.29 ट्रिलियन था। इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है। दोस्तों, इस वक्त जिस रफ्तार से इंडिया का डेवलपमेंट चल रही है उस हिसाब से बोला जाए तो भारत 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। और वहीं दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बहुत जल्द पूरी तरह से भिखारी देश होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान का ये हालत का कारण पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, जो केवल दूसरे देश के भीख पर चलती है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। रीजन बीइंग, हमारी सनातन की एक अपनी पॉलिसी है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए। ये सनातन इकोनॉमिक्स है, ये काम करेगी और इसके बाद ये ऊंचाइयों पे छूती जाएगी। हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उसका भी जो मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस है बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंपनी के माल भी बिकेगा, प्रॉफिट भी बिकेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, उससे स्टॉक मार्केट भी बढ़ने वाली है। हांगकांग के अंदर मातम है कि भाई हमने इतनी देर अपनी पोजीशन को बना के रखा, ये भारत कहाँ से आ गया नीचे से, एक बंदर क्या बन गया, आपने हमारी स्टॉक मार्केट ही पीछे कर दी। मैं बार बार लास्ट ईयर बोल रहा था 2023 में कि दुनिया बोलती है कि हम 2028 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। आई एम अ इकोनॉमिस्ट, मैं जानता हूँ चीजों को कैसे नंबर्स की गेम होती है। मैंने लास्ट ईयर बोला था और आपके शो के ऊपर भी बोला था कि अगले साल तक दिसंबर 2024 तक हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। मेरा अपना पूरा अनुमान है, हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अगर हम जर्मनी और जापान की बात करें स्टॉक में, अपने इकोनॉमी में, एज पर एज जीडीपी इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू क्रॉस देम दिस ईयर इटसेल्फ। और इसके बाद रह गया स्टॉक मार्केट। आप सोच के देखिए, जितनी हमारी जीडीपी है उससे ज्यादा की तो हमारी स्टॉक मार्केट आज की डेट में। ये भी होता नहीं है। चाइना की जो इकोनॉमी है और जो स्टॉक है 50% है स्टॉक मार्केट यहाँ की इकोनॉमी के, और हम लोग 100% को क्रॉस कर गए हैं। क्या आप कभी सुना है ऐसा? सिर्फ अमेरिका है जिसके अंदर उनकी स्टॉक मार्केट उनकी इकोनॉमी से ज्यादा है। सो दैट शोज कि भारत अब उस एलीट ग्रुप में पहुंच रहा है जहां पर अब हम अपने आप को गरीब कंट्री नहीं बोल सकते जैसे 10 साल पहले बोलते थे। नाउ वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ पुअर कंट्री एंड नॉट अ सुपर पुअर कंट्री ऑल्सो, जो कि कभी भी गिर सकती है। कई कंट्रीज होती हैं जो कभी भी लुढ़क सकती हैं, गिर सकती हैं, अगर कहीं से आईएमएफ से पैसे पूछे ना आए तो। हम उस किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। हम आते हैं अब सुपर सुपर गुड कंट्री हु इज राइजिंग, जो कभी भी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। स्टॉक मार्केट भी अब तीसरे नंबर पर आने की कगार के ऊपर है। दैट मीन्स कि अब आगे बल्ले बल्ले है, अब राम राज्य लेकर ही आएंगे हम लोग।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर ये जो इकोनॉमी आपकी बेहतर हुई है, पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। उसमें बहुत से लोगों का कहना ये है कि क्योंकि मोदी जी और अमित शाह साहब जो हैं उन दोनों का गुजरात से ताल्लुक है, और गुजरात की जो फैमिलीज होती हैं वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो गुजराती फैमिलीज हैं वो बिजनेस में बहुत आगे हैं। आपको लगता है क्या एक रीजन ये भी है कि जिसकी वजह से उन्होंने फोकस रखा बिजनेस के ऊपर, गवर्नमेंट ने, आपकी आर्ज गवर्नमेंट ने? आर्ज आर्ज जी, मैंने आपको एक बार सजेशन दिया था कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी यानी कि पाकिस्तान की, वैसे तो डेवलपमेंट से आपकी कंट्री को कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को अकल आ जाए, वो कहेगी हमने अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, आपको कोई ना कोई जैन भाई लेना पड़ेगा। हम सारे गुजरात से आते हैं, मेरे भी फोर फादर्स गुजरात से हैं, ठीक है, बाद में हम लोग पंजाब में शिफ्ट हो गए। तो हम लोगों के ब्लड के अंदर बिजनेस करना, एक एक तरह से जिसको बोलते हैं जीन्स के अंदर है। तो वही काम ये अपने मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, कोई भी हैं, ये सारे के सारे भी उसी मिट्टी से आते हैं। बिजनेस करना कंट्री को, देखिए कंट्री भी एक बिजनेस की तरह है, हाउ टू राइज, नंबर्स की गेम है सारी, और ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े, जैसे आपके पास भी है ना, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए भी प्रधानमंत्री आपने रखे वाले, तो वो कुछ कर नहीं पाए। तो हमारे पास भी यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े आईएमएफ से इकोनॉमिस्ट थे, वर्ल्ड बैंक में काम किया होता, हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, वो कुछ भी काम नहीं कर पाए। उनके टेन्योर के अंदर हमारी कंट्री भी नीचे गिर जाती रही। लेकिन आप ही की कंट्री में लोग बोलते थे, ओ चाय वाला ये क्या कर लेगा? देख लीजिए, भारत का एक हिंदू, बेशक वो चाय वाला था, उसने कंट्री को कहाँ से कहाँ ले गया। क्यों? वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझता है। हमारी जो कम्युनिटी है बड़ी ग्राउंडेड रहती है। हम आपकी तरह नहीं है कि भई अगर कहीं प्लेन में जाना है तो कमर्शियल प्लेन में नहीं जाएँगे, हम तो प्राइवेट जेट में जाएँगे। ऐसा काम हमारे यहाँ पर नहीं चलता। हम लोग ग्राउंडेड रहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं और उसके बाद काम करते हैं। अपनी अपनी उन्होंने हाँ। रंगे नहीं छोड़ी, अपने देखे अपनी ऐसी बुनियादी नहीं छोड़ी। बुरादी नहीं छोड़ी। सर अभी उन्होंने एक मंदिर बनाया, अयोध्या राम मंदिर, जिसके अंदर 1 लाख हर डे के अंदर वहां पर टूरिस्ट को प्रमोट किया जा रहा है। एक उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई कि जो कि आज तक विदाउट लोहे और स्टील के वो इमारत खड़ी कर दी गई है। अयोध्या मंदिर दुनिया का, अभी इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया उन्होंने, सिर्फ टूरिज्म के लिए। आप अंदाजा लगाए, वो अपने कल्चर को भी लेके चल रहे हैं, अपने रिलीजन को भी लेके चल रहे हैं, और साथ टेक्नोलॉजी को भी रख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी और रिलीजन को साथ लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है वही, देखिए हम उसको ये टूरिज्म के हवाले से तो हम उनको वो कहते हैं वो प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हम उनको कंडेम भी करते हैं इस हवाले से कि हमारा रिलीजन जो है वो उसको वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम साथ कंडेम करते हैं। लेकिन जो उनका काम करने वाला है, जो कि हम नहीं कर रहे बदकिस्मती के साथ, वो यही है कि एजुकेशन, उसके साथ साथ वो अपने जितने भी कल्चर है उसको बड़ा प्रमोट करते हैं। उनकी बुकलेट्स आप देख लें, हर स्टॉल का बुकलेट्स मौजूद हैं, गाइड टूर्स मौजूद हैं, होटल्स के अंदर इतना ज़्यादा फैसिलिटेट है। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ तो होटल ही ख़त्म हो गए हैं। आज देख, होटल इंडस्ट्री को भी कोई प्रमोशन नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया। हर बस स्टेशन को सर उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है। लाइब्रेरी बनाई हुई है। यहाँ पे एक एजुकेशन, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, वही बात वो सियासी बात हो जाती है, ये बात भी आती है स्टेबल गवर्नमेंट। जब तक वो नहीं होगी, इन्वायरमेंटल बेहतर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें एक साथ इंटरलिंक है। हम एक को नहीं कह सकते एक को सीधा कर लेंगे तो दूसरी साथ ही होगी, ये इंटरलिंक चीज़ें हैं। इससे मेरे ख्याल में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, और ये जो इंडस्ट्री हमारी बची खुची है इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये कुछ ना कुछ तरक्की कर सके। सर कैसे देखते हैं गवर्नमेंट की? आपने बात की, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ इंडिया की गवर्नमेंट है, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। जब से वो आए हैं तो आप देखेंगे उनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर गई, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। उनके आने से पहले इंडिया 11वें नंबर पर भी नहीं था, 12वें नंबर पर भी नहीं था, लेकिन जब वो आया तो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर दी उन्होंने, 5वीं बड़ी मैशत बनाई। स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, उसकी अगर फॉरेन रिजर्व की बात करें तो $600 बिलियन प्लस के रिजर्व हो गए। तो कैसे देखते हैं आप? क्या हमें उनसे कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत है, या इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है कि उनकी कंट्री डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रही है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है नेशनलिज्म। उनके अंदर नेशनलिज्म बहुत है, बड़ी प्यारी बात किया। और हमारे अंदर वो नेशनलिज्म की जो है ना वो कमी है, हम उस हवाले से देखते नहीं है। यहाँ पे है इंडिविजुअल की तरक्की, वहाँ पे है मुल्क की तरक्की, वो उस हवाले से जो है ना वो तरक्की करते करते। और नरेंद्र मोदी एक इंतहा पसंद हिंदू भी उसको कहते हैं, आपको पता है ये सारी दुनिया उसे कहती है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए और अपने लोगों के लिए जो है ना वो सिंसियर है। और उन्होंने उसके लिए पसंद हिंदू की डेफिनेशन क्या है? फुल डेफिनेशन समझाइएगा ऑडियंस को। सर देखें, एक बंदा जो किसी को स्पेस ना दे वो एक्सट्रीमिज्म पे चला जाएगा।
चाहे कोई भी हो। हम ये नहीं करते वो हिंदू है कोई भी है, अगर एक्सट्रीम लेवल का टच कर जाएंगे तो वो इंतहा पसंदी की तरफ चला जाएगा। अगर आप किसी को भी स्पेस देंगे तो फिर वो इंतहा पसंद नहीं होगा। सर अब इसलिए- कोई एक मिसाल बताएं कि उसने बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी की हो कि वहाँ पर डेवलपमेंट ना हुई हो, अपने अपनी माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश की हो, कोई इस तरह की मिसाल वहाँ पर मिलती है? वहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं है। जहाँ तक मेरा इल्म है वहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने एक जगह पे कब्रिस्तान था तो उन्होंने वो मुसलमानों के लिए जगह अलाट की है, उन्होंने उसको ख़त्म नहीं किया। ये भी एक